अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, कौन सी खबर को दुरुस्त माने और कौन सी खबर को मुस्तरद करें, असर हाज़िर में ये एक बहुत बड़ा मसला सामने आया है। ऐसे में मोतबर मीडिया हाउसेस की खबरें एक तरफ, मगर सबसे बड़ा मसला सोशल मीडिया है, जहां किसी भी खबर को पहले समझना ज़रूरी नहीं है कि ये सच है या फेक न्यूज़ है, बस हम उसको ब्रेक कर देते हैं। और सबसे बड़ा जो इशू है जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आजकल हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल है और वो जब चाहे एक सहाफ़ी बन सकता है, वो जब चाहे एक एंकर बन सकता है और किसी की भी करैक्टर असैसिनेशन कर सकता है, किसी के बारे में भी कुछ भी फैला सकता है। तो जो नॉर्मली हमें सुनने में आता है वो ये एक भी बात सामने आती है कि जी, हमारे पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, सहाफ़त हमारी आज़ाद नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि जितनी आज़ादी सहाफ़त हमारे पाकिस्तान में है, जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पाकिस्तान में है, वो शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसी हवाले से हम बात करेंगे नाज़रीन। अपने आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, कुछ उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्या पाकिस्तान में उतना है या कम है। और सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि अगर हम कोई फेक न्यूज़ फैलाते हैं या किसी के भी बारे में कोई भी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, तो क्या जो सज़ाएं, जो जुर्माने वहाँ पे होते हैं, क्या हमारे पाकिस्तान में भी वैसा होता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारे जो मेहमान होंगे आज वो हैं परवेज़ संदेला साहब। आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं और इसके साथ साथ PMLN के रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। संदेला साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बात की है कि हमारे यहाँ एक बात बड़ी नॉर्मल सुनने में आती है कि जी यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आज़ादी सहाफ़त नहीं है। आपने अपनी जो ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है वो यूरोप में गुजारा है, बाहर मुल्कों में आपका आना जाना है, वहीं पे सेटल हैं आप। तो आप ये बताएं कि आप वहाँ पे रहते हैं तो आपको क्या लगता है कि जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान में है, जितनी सहाफ़त पाकिस्तान में आज़ाद है, क्या वहाँ ममालिक में भी इसी तरह से होता है? ये भी उसी का एक हिस्सा है जो आपने इंट्रो में कहा कि फेक न्यूज़। पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है बात करने की, मेरे ख्याल में अगर इसको आप काउंट करें तो ये दुनिया में नंबर 1 पे आएगा। क्यों? देखें, यहाँ पर आप किसी भी जगह पे किसी भी खड़े होकर अ, इस हुकूमत के, स्टेट के किसी भी सरबराह अदारे, किसी के बारे में कोई भी बात कर सकते हैं। और फिर उसमें ये भी पाबंदी नहीं है कि आपने सच बोलना है। आप मतलब फर्ज किया कि पिछले दिनों हमने देखा हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस काजी फैसल जो अब रिटायर हो चुके हैं, क्या क्या नहीं कहा जाता रहा उनके बारे में, क्या क्या दावे नहीं किए जाते रहे उनके बारे में कि वो एक्सटेंशनली की सब कुछ कर रहे हैं, वो सारा कुछ उनके लिए हो रहा है। हालांकि उसका किसी जगह पे कोई मेरे ख्याल में वो खुद भी कह चुके, उनके रजिस्ट्रार भी कह चुके, वजीर कानून भी कह चुके, हुकूमत भी कह चुकी। लेकिन जो वो क्लेम करते हैं ना कि हमें आज़ादी नहीं है, वो इस बात पे बजिद थे, वो जिद करते रहे नहीं हम जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो फिर वो कैसे कहते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी नहीं है। अच्छा, फिर उसके अलावा आप ये देखें कि पाकिस्तान के हर बड़े न्यूज़ एंकर, हर बड़े सियासतदान, हर बड़े किसी चैनल के रिपोर्टर को देख ले, वो जब मीडिया पे तशरीफ लाते हैं, जिस बड़े बड़े किस्म के दावे करते हैं, जो जो बड़ी चीज़ें करते हैं, बाद में कभी कभी या तो वो खुद माफ़ी मांगते हैं या फिर वो माफ़ी तो नहीं मांगते, लेकिन इनको पता है कि वो कुछ कर रहे होते हैं। कुछ हमारे इस पाकिस्तान के बहुत बड़े चैनलों पे बैठने वाले लोग अब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। तो नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। आप उनको देखें कि वो हमेशा ही इस चीज़ का, आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए कोई ना कोई गलत चीज़ शेयर कर रहे होते हैं। और अगर इसको आप आज़ादी नहीं कहते, क्या अमेरिका में ये आज़ादी है कि आप अमेरिका में जाएं और ट्रंप के ऑफिस के बाहर खड़े होकर जो आपके दिल में कह दिया कर दें, हॉलैंड, इंग्लैंड या किसी भी जगह पे चले जाएं आप, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है बोलने की, मेरे ख्याल में ये गलत बयानी से काम लेते हैं। अच्छा, जैसे एक जो इस वक्त अलमिया है वो ये भी देखने में आ रहा है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। जैसे हम बात करें कि उनमें उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। सानिया 9 मई का जो एक इंसिडेंट है वो भी इसी चीज़ की निशानदेही करता है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? 9 मई जिन्होंने किया है उन्होंने मेरे ख्याल में हर किस्म की रेड लाइन क्रॉस की है, उनको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा, ये जो फेक न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान में ही होता है या वहाँ पे भी इंटरनेशनली भी ये इश्यूज हैं आजकल? देखिए, इशू तो पूरी दुनिया में है, लेकिन असल बात यह है कि क्या उस इशू के खिलाफ कोई कानून साजी है, कोई आइन है, या उसके खिलाफ कोई सजा है, या वहां की जो स्टेट है, हुकूमत है, पुलिस है, कुछ करती है, ये असल है। फेक न्यूज तो पूरी दुनिया में होगी ना। अब मैं आपको यहाँ पे 2 मिसालें दूंगा। एक मिसाल दूंगा मैं इस मुल्क के पंजाब की इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्टर है उस्मा बुखारी साहब, उनके खिलाफ जिस औरत ने ट्वीट की थी, उनकी एक वीडियो मनसूब उनसे कर जो कि उनकी वीडियो नहीं थी, वो फेक थी, झूठी थी।
एक तो वो देख लें क्या आज तक वो खातून गिरफ्तार हुई हैं। अब आ जाए अता तारड़ साहब की तरह, भाई हैं हमारे, अब उनसे मंसूब करके कराची में एक लड़ाई हुई 2 फैमिलियों की कुर्सी की वजह से, अब उसको कर दिया कन्वर्ट के ये लाहौर में अता साहब किसी रेस्टोरेंट बैठे थे, खाना खा रहे थे, किसी औरत के साथ उनकी बात हुई है और ये सारा उससे कनेक्ट कर दिया, जो कि फेक न्यूज है। अब ये देखें कि इन चीजों को जब इससे कनेक्ट किया जाता है और फायदा उठाने वाले फायदा उठा लेते हैं, बात फिर वही आएगी क्या। अभी वो जो अता तारड़ वाली है वो सीसीटीवी वीडियो वहां की आ चुकी है, वहां पर तो अता साहब मौजूद ही नहीं है और जिसको लाहौर कहा जा रहा है वो कराची है, फेक न्यूज है। इसको यहां पर अब इसका होगा क्या इस पे कोई एक्शन होगा? ये करने वालों को सजाएं दी जाएंगी क्या? पूरे मुल्क में कोई आइन साजी कानून है? पंजाब में तो कानून बन गया क्या, क्योंकि ये वाकया सिंध में हुआ है, वहां पर कानून कोई है? देखिए इस वक्त हंगामी सूरत हाल पर ये करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, इंग्लैंड में एक ऐसा वाकया हुआ, उससे कम से कम 10 बड़े शहरों में आग लगी और उन्होंने इस फेक न्यूज पर, जिन लोगों ने शेयर की फेक न्यूज, जिन लोगों ने लाइक की, जिन लोगों ने रीपोस्ट की, लोगों को सजाएं मिली, घरों से हटाया। बल्कि ये कहते हैं ना यहाँ पे पुलिस घरों में घुस जाती है, इंग्लैंड में दरवाजे तोड़कर उन लोगों को गिरफ्तार करके सजाएं दी गई हैं। तो अगर आपने रोकना है फेक न्यूज को, देखिए इस वक्त मैडम ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेरोजगारी है, आपकी नजर में होगा, मेरी नजर में सबसे बड़ा मसला इस टाइम फेक न्यूज है जो डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी ये एक रिसेंटली एक प्राइवेट कॉलेज है, उस कॉलेज में एक न्यूज फेक न्यूज थी, फिर पूरे पंजाब में फैला दिया गया। लेकिन आप ये देखें ना कि उसको फैलाने का मकसद क्या था? उसको फैलाने का मकसद ये था कि उस टाइम एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पूरी दुनिया की नज़रें जो थी वो पाकिस्तान पे थी और सिर्फ ये पाकिस्तान का एक बैड इमेज क्रिएट करना था ताकि इस तरह का इशू क्रिएट हो कि हर तरफ अफरा तफरी पड़ जाए। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान में उस वक्त दुनिया के जो ममालिक मौजूद थे उनकी टोटल जो वर्ल्ड की आबादी है 40% हिस्सा के वो सरबराही कर रहे थे और वो इतना बड़ा इवेंट था कि पूरी दुनिया की इस पे नजर थी और वहां पे चाइनीज आपके विजिट तशरीफ लाए हुए थे। तो वो अब यहाँ पे तो मैं नाम लेकर कहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले 2013-14 में ये कामयाब मशक कर चुकी है कि उन्होंने इस किस्म के हंगामों से चाइनीज सदर का दौरा रोका था, लेकिन क्योंकि अब वो इतने स्ट्रांग नहीं है और पाकिस्तानी कौम जो उनको रिजेक्ट कर चुकी है, तो इस वक्त वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन कोशिश तो की गई ना, लेकिन वो वज़ीर आज़म साहब, और मैं उसमें बड़ा क्रेडिट देता हूँ तारड़ साहब को भी कि उन्होंने एक कामयाब इवेंट करवाया। इसाक डार साहब है, उनका इसमें बड़ा रोल है। तो ये चीजें तो होती रहेंगी। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जो पाकिस्तान में इनवाइट किया और एक बहुत अच्छा उस पे जो है एक इमेज क्रिएट हुआ पूरे हिंदुस्तान के जो अखबार नवीस आए हुए थे, जो एंकर्स आए हुए थे, वो यहाँ से तारीफें करते हुए गए हैं कि एक जबरदस्त इवेंट था और जबरदस्त किस्म के यहाँ के इंतजाम थे। तो देखिए उनका तो मकसद ही ये है फेक न्यूज, लेकिन असल जो काम है वो हुकूमत का है। मेरा मानना ये है, बल्कि वज़ीर आज़म साहब से ये दरखास्त भी है कि आप जिस तरह हंगामी बुनियादों पर दूसरे ममालिक के दौरे कर रहे हैं, देखिए हर गुजरते दिन के साथ इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन आपका इन्वेस्टर जो सबसे पहले वो देखेगा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम तो नहीं है। अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। वो जो कोशिश कर रहे हैं उनकी सारी भाग दौड़ जो है वो किसी काम की नहीं है। तो अगर फेक न्यूज पर और अगर ये प्रोपेगेंडा पर काबू ना पाया गया, इस पर जामिया तौर पर हंगामी बुनियादों पर ये चीजें ना की गई, तो मेरे ख्याल में परवेज साहब कैसे समझते हैं कैसे काबू पाया जा सकता है? जैसे आप अभी कवानीन तो हैं, डिजिटल मीडिया के बारे में बहुत से कवानीन बनाए गए हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि कवानीन में कोई कमजोरी है या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए नए चैलेंजेस हैं? देखिए जब आपने करना होता है तो आप सब कुछ कर लेते हैं ना। अभी आपने खुद कहा कि हुकूमत ने इतना बड़ा कामयाब इवेंट करवाया, द विल थी तो करवा लिया ना। वहां पे तो हमें खुदा ना करे ऐसी ऐसा कोई नाकामी नहीं हुई ना, तो हमने बेहतरीन इवेंट करवाया। जब आपकी विल होगी ना, आप ये करना है तो आप कर लेंगे। मुझे एक बात बताएं, ये जो अभी मैंने रिसेंटली इंग्लैंड का जिक्र किया कि इंग्लैंड से ये फेक न्यूज पे, आपको पता है पाकिस्तान में यहाँ पे बैठा हुआ एक वेब चैनल था जो शेयर कर रहा था वो तस्वीरें और वो चीजें, और ये कहा जाता है जो पाकिस्तान नहीं होता, अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए लोग हैं, किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं, तो आप उन कंट्री से राब्ता करें, उन कंट्री के साथ मुआहदे करें कि ये हमारे मुल्क की सलामती का मसला है। तो देखें, कानून पे अमल दरामद और इन लोगों को ढूंढना, उनको सजाएं जब तक नहीं मिलेंगी, उनकी हौसला शिकनी नहीं की जाएगी, वो बाज नहीं आएंगे। तो कानून सख्त करने पड़ेंगे, सजाएं देनी पड़ेंगी, पकड़ने पड़ेंगे। वरना मैं आपको एक बात बता दूं, ये इतना बड़ा मसाइल है कि इसको आप, बल्कि दुनिया के जो 2 बड़े मसाइल हैं इस वक्त, एक तो आपके जो वेदर का, ग्लोबल का, और दूसरा फेक न्यूज, ये 2 बड़े प्रॉब्लम है।
और इन दोनों पर आप देख लें, आपके इस वक्त यहाँ पे भी बड़े मसाइल हैं, हिंदुस्तान से कुछ ऐसी हवाएं आ रही हैं जिसकी वजह से हमारे शहरों का तो इन दोनों पे आपको काम करना पड़ेगा, वरना आगे जाके आप सोच नहीं सकते क्या नुकसान होंगे। अच्छा, ये जो यूथ का ब्रेन वॉश किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उनको डी ट्रैक किया जा रहा है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। किस तरह से कोई भी फेक न्यूज़ ब्रेक की जाती है और उसके बाद यूथ को जो है उनका खून गरमाया जाता है और वो निकल पड़ते हैं कुछ सोचे समझे बगैर। तो इसका क्या सोल्यूशन है? किस तरह से हम अपनी यूथ को जो है वो रास्ते पे ला सकते हैं ताकि ये जो इश्यूज हैं वो बंद हों? देखिए, पहली बात तो ये कि फेक न्यूज़ जो है ये मैं और आप नहीं करते, ये बाकायदा तौर पर प्लान पे होती है, इस पर प्लानिंग की जाती है। पहले अननोन अकाउंट्स होते हैं जिनको कोई जानता नहीं है, फिर थोड़े बहुत जो अकाउंट मशहूर होते हैं उनको, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी अपनी लाइन के व्लॉगर होते हैं उनको दी जाती है, फिर उनको जो बड़े ट्वीट हैं उनको दी जाती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है जी। अब इसको आप कह रहे हैं कि नौजवानों को, देखिए नौजवानों को, जो ज्यादातर नौजवान ऐसे हैं जो उस दौर में जिन्होंने होश संभाला, ये एक दिन में नहीं हुआ, इस पे 15-16 साल लगे हैं, अभी भी एक दिन में नहीं होगा। लेकिन आप इस मुल्क में जो हालात हैं इकॉनमी के बेहतर करके, देखिए पाकिस्तान में 70% इस वक्त जो नौजवान हैं, यूथ कहा जाता है 70% पाकिस्तान की आबादी को, तो 70% आबादी को जब तक आप वो देखिए, स्पोर्ट्स में आपको बहुत काम करना पड़ेगा कि बच्चों को वापस ग्राउंडों की तरफ लेके आना पड़ेगा, बच्चों को दोबारा मोबाइलों से निकालना पड़ेगा, उनके लिए जॉब्स का अरेंज करना पड़ेगा, उनके लिए मतलब ऐसी एक्टिविटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी कि वो ये नेगेटिव चीजों से निकल कर पॉजिटिव तरह से। पर वैसे सब क्या लगता है इसमें पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है? किस तरह से बच्चों को दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए वो इसमें बहुत अहम रोल है। आप बिलीव करें कि बहुत अहम, आप बच्चों पर नजर रखें, पेरेंट्स की तो जिम्मेदारी है सारी है। देखिए टीचरों से पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, फिर उन पर नजर रखें, फिर उनको जो वो अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, अब उनको नहीं पता कि उनकी बच्ची और बच्चा इस मोबाइल पर रात को 2 बजे बैठकर क्या कर रहे हैं। तो कम से कम इतना तो कर लें, जो आपके बच्चे बड़े नहीं हैं, अगर बच्चे छोटे हैं 18 साल से छोटे हैं, तो कम से कम 10 बजे के बाद उनसे मोबाइल टेलीफोन ले लें और कुछ नहीं कर सकते। फिर उनकी तरबियत, फिर उनके आना जाना, फिर नजर रखना वो किससे मिल रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। अगर बच्चा ये कह रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ रात को 9 बजे, तो रात को 9 बजे कौन सी यूनिवर्सिटी खुली है, और अगर खुली है तो चेक करें, डबल चेक, क्या बच्चा वहीं से आ रहा है, ऐसा इसका सेक्शन था या कहीं से हो रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पे पेरेंट्स को नजर रखनी चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे पहले हमारे यहाँ एक ये बड़ा कोई अफसोसनाक अलमिया है कि पहले हमारे यहाँ सियासत में ये गाली गलोच, ये बदतमीजी, ये रुझान नहीं था। उसमें बड़ा आई थिंक इफेक्ट होता है बच्चों को। बच्चे जब वीडियोस देखते हैं, वायरल वीडियोस देखते हैं, उसमें अगर एक लीडर ही इस तरह की जुबान, नाजेबा जुबान इस्तेमाल कर रहा हो तो बच्चों पे बड़ा इम्पेक्ट करती है वो चीज़। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि किस तरह से इन चीज़ों को चेंज किया जा सकता है? किस तरह से दोबारा से सियासत में एटलीस्ट रिस्पेक्ट का जो फैक्टर है वो बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं उन्होंने हमारे मुल्कों को भी चलाना होता है, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है, हमारे बच्चों के आइडियल होते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो मौजूदा हुकूमत है ना, वो इस वक्त जिस चीज़ में मसरूफ़ है, बिजी है, वो है इस मुल्क की जो बेसिक मसाइल हैं, जो इकॉनमी उसको बेहतर की जाए, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो और ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत का मैं जिक्र करूँगा। आप देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने जब से इक़्तिदार संभाला है, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन वो किसी ऐसे मनसूबे का इफ्तार नहीं कर रही होती। और मैं आपको एक बात बताऊं, उसमें मोस्टली नौजवान, अब देखिए मुझे उन्होंने वादा किया है कि पंजाब में 5 IT सिटी बनाएंगे। नवाज शरीफ IT सिटी का ऑलरेडी काम शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी उन्होंने जो गवर्नमेंट सिटी का कुछ दिन पहले, अब देखें वहां पर सब नौजवान काम कर रहे हैं। तो हमें ये जो मरियम नवाज का इस वक्त फोकस है सारे का सारा, वो देखें, और लेडीज जो औरत है वो उनके लिहाज से, बच्चियों के लिहाज से, देखिए मैं भी लाहौर में जाता हूँ ना इस वक्त, तो रात को 2 बजे तक कैफे खुले होते हैं, वहां पे बच्चियां काम कर रही होती हैं। ये कितनी पॉजिटिव चीज है कि मतलब बच्चियां जो हैं वो इस यहाँ पे, इस सूबे में, इस मुल्क में महफूज है, रात को 2 बजे वो कैफे पर काम कर रही हैं। यही वो चीजें हैं कि जैसे जैसे हम इनको सहूलतें प्रोवाइड करते जाएंगे, बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसी चीजें क्रिएट करते जाएंगे, वो खुद ब खुद इस माहौल से निकलते जाएंगे। अगर 2 से 3 साल, वैसे तो ऑफकोर्स इस 5 साल इस हुकूमत ने चलना है, यहाँ पे मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती, लेकिन अगले 2-2.5 साल के बाद आप देखेंगे इस मुल्क की जो नौजवान, अब राणा मशहूद का अगर जिक्र ना करें तो बड़ी ज्यादती होगी। देखें, राणा साहब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। मैं खुद जो है, हम लोग खुद जर्मनी से, हॉलैंड से, बेल्जियम से जो है अंडर 21 की हॉकी की टीमें लेके आ रहे हैं, जो कि पिछले 24 साल हॉकी की टीम यहाँ पे कोई नहीं आई है। तो वो नौजवान लेके आ रहे हैं, फिर यहाँ पे नौजवानों की टीमें हैं जो उनसे खेलेंगी। तो यही वो चीजें हैं कि हम नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा, हुकूमत जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने साथ एंगेज करे, और वो खुद ब खुद, और देखिए कुछ हो भी रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में एक जलसा प्लान करती है, लाहौर का एक बच्चा वहां पर नहीं जाता, उनको पेशावर से लाकर जलसे में 10,000 बंदा खड़ा। अच्छा, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बात बनती है कि उसके बाद जलसे की जो फेक वीडियोस हैं, फेक फोटोज हैं, वो एडिट करके फिर अपलोड की जाती हैं कि जी हमारा जलसा बड़ा कामयाब था।
तो लोगों को यकीन दिलवाया जाता है कि जी अभी भी हमारी जमात है जो बहुत मजबूत है, ताकि लोग उनको फॉलो करें दोबारा से और फिर वो एक जो फर्स्ट है, एक मैस है, वो क्रिएट कर सकें। अच्छा, लेकिन वो तो उनका पुराना काम है, लेकिन मुझे जो बड़ी हैरत आती है, बड़ी इस पे आपको भी बड़ी हंसी आएगी कि वो ऐसे शरीफ इंसान है कि जब जलसा लाहौर में हो रहा तो उसमें कराची वाले कायदे बिना जो है उनकी तस्वीर डाल देते हैं, और जलसा अगर कराची में हो रहा लाहौर का मीनार पाकिस्तान डाल देते हैं। अब ये जो कान्हा में जलसा हुआ था वहां पर पीछे पहाड़ी मरी की पहाड़ियां डाल दी थी। इतना तो एडवांटेज नहीं पता चलता इंसान को एडिट करते वक्त। इतना तो उनको एडवांटेज देना चाहिए। देखें, लेकिन इससे होता क्या, अच्छा फिर कर कौन रहे होते हैं आपको पता है? बड़े बड़े जो ट्विटर हैंडल है जिनकी मिलियन में रीच है, जो एंकर रह चुके हैं, जो आज भी किसी मुल्क में बैठकर वीलॉग्स कर रहे थे, वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा सीरियस टॉपिक है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि दूसरे ममालिक में बैठ के इनके जो हैंडलर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरह से हुकूमत को इस तरह के इकदाम किए जाने चाहिए ताकि वहां पे जो है इनको पकड़ा जा सके या रोका जा सके? देखिए, इस पे तो ये देखिए एक बड़ा अलमिया है कि आप बाहर निकल गए अपनी मुल्क की प्रीमिसेस से, तो आप जो मर्जी करें, जो दिल चाहे आप करें। देखिए, अब हमारे मुल्क में नेबर में मुल्क है दुबई, वहां पर आप ये सब कुछ बैठकर नहीं कर सकते, उनकी कंट्री ये अलाउ नहीं करती। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, जैसे यूरोपियन ममालिक हैं या अमेरिका है, वहां पर ये आज़ादी होती है। लेकिन जब बात आपकी मुल्क की सलामती पर आए तो आप उस स्टेट को, उस मुल्क को ऑन बोर्ड कर सकते हैं। आप उनको एक ऑफिशियली लिख सकते हैं कि आपके कंट्री में बैठा हुआ ये जो इंसान है हमारे मुल्क के अंदर ये इस किस्म के मसाइल पैदा कर रहा है, इस किस्म की चीजें कर रहा है, तो वो उस पर भी एक्शन ले सकते हैं। इस पे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जंगी बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर करने वाले काम है, जो खास तौर पर बाहर दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनके नाम लिए जा सकते हैं। उसके अलावा अमेरिका में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो वहां पर बैठ के कर रहे हैं। तो ये वहां की लोकल हुकूमतों को खत लिखने चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये हमारी मुल्क की सलामती के लिए खतरा साबित हो रहे हैं आपके मुल्क में। अच्छा परवेज साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो इश्यूज हैं वो कितना हमारी इकोनॉमी पे असरअंदाज होते हैं? क्योंकि अभी आपने भी बात की थी कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत का फोकस है वो टोटली इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का है, कि हम किसी तरह इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने हालात को स्टेबल करें, महंगाई को कम करें। तो इस तरह की फेक न्यूज़ जो है वो किस तरह से असरअंदाज होती है हमारी इकोनॉमी पे? देखिए, असरअंदाज तो होती हैं, लेकिन क्योंकि ये होती 2-4 दिन के लिए, कोई भी न्यूज़ है वो 2-4 दिन के लिए होती है, वो लंबी चौड़ी चलती नहीं है। लेकिन इस जो PMLN की हुकूमत है ना, जो इस वक्त लीड कर रही है अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ, अब देखिए 2013 में धरने से लेकर, हर शहर को बंद करने से लेकर क्या क्या नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद CPEC नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जिस तरह जा रहा था वो आपके सामने था। डॉलर 3.5 साल 100 पे रहा, स्टॉक मार्केट आसमान की बुलंदियां छू रही थी। इसके अलावा हर चीज़, दहशतगर्दी का आपने खात्मा किया, पाकिस्तान पर ड्रोन हमले होते थे, कराची में बोरी बंद लाशें होती थी। तो इन तमाम मुश्किलात के बावजूद PMLN की हुकूमत को डिलीवर करना आता है। अब भी वही मसाइल है, मैं यहाँ पे शहबाज साहब को क्रेडिट दूंगा, इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो, अब देखिए 18 घंटा काम करने वाला वज़ीर आज़म, कौन से मुल्क में बताएं, मुझे ढूंढ के बताएं जो किसी मुल्क में 18 घंटे काम करते हो। सुबह वो 6 बजे, हमें इस्लामाबाद में थे तो वहां पे किसी ने कहा यार हमने आज तक सुबह 6 बजे भी देखा है शहबाज साहब को फ्रेश देखा है, रात को 12 बजे भी देखा है तो शहबाज साहब को फ्रेश देखा। तो ये हमें शहबाज साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि उनकी। अच्छा, लेकिन जब वो यहाँ पंजाब में भी थे, वजीर आला भी थे, तो वो सुबह 6 बजे, सुबह 5 बजे वो पहुंच जाते थे लोकेशन पे। तो यहाँ पे भी वो इतने ही एक्टिव थे और प्राइम मिनिस्टर बन के वो डबल एक्टिव हो गए। मैं कह रहा हूँ कि डबल एक्टिव हो गए, खुद ही डबल एक्टिव, वहां पे भी एक्टिव है और यहाँ पे उनका दूसरा रूप मरियम नवाज एक्टिव है। मरियम नवाज भी देख ले सुबह 8 बजे। अब देखें, मरियम नवाज अपने चचा के और बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए संडे को भी छुट्टी नहीं करती। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये चचा भतीजी की क़यादत में पाकिस्तान आगे जा रहा है। फेक न्यूज से लेकर, हाँ ये बहुत अहम है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका जो मुकाबला करने के लिए 2-4 तरीकाकार में से एक तरीकाकार ये भी है कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, स्किल वाले आप उनको काम करवाएं ताकि जितनी जल्दी हो सके वो अपने जॉब पर आए, अपने हुनर पर आए, और उसके अलावा ये जब चीजें होंगी तो वो खुद ब खुद इन चीजों से निकलेंगे। संदेला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर यह हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए
फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए। बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम हम कर रहे हैं आज डिजिटल मीडिया पे, फेक न्यूज़ पे, सोशल जो हमारी टेररिज्म है उस पे। हमारे साथ ब्रेक के बाद जो हैं आरिश शहजाद साहब मौजूद हैं। आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। पहले हम सुनते थे कि जी फेक न्यूज़ है, कोई भी चीज़ को आप सोचे बगैर जो है अपलोड कर देते हैं, कोई भी न्यूज़ को आप फैला देते हैं अपने मफाद के, अपनी पसंद के मुताबिक। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब जो डिजिटल टेररिज्म शुरू हो गया है, इस हवाले से बताएं आप किस तरह से इसको देखते हैं और डिजिटल टेररिज्म जो है वो होता क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फेक न्यूज़ है इसको समझने की ज़रूरत है। फेक न्यूज़ सिर्फ़ ये नहीं है कि मैंने एक झूठी तस्वीर या एक झूठा कोई झूठा कोई चीज़ लगा दी और वो सोशल मीडिया पर चली गई। ऐसा नहीं है। फेक न्यूज़ एक स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसको एक टूल के तौर पर एक ख़ास तरह का एजेंडा जिसे आप अभी डिजिटल टेररिज्म कह रही थी, तो कोई पॉलिटिकल एजेंडे को परस्यू करने के लिए एक टूल के तौर पर लिया जाता है। जो यूनाइटेड नेशन है, उनकी जो एक स्टडी है, उसमें उन्होंने वो यूनेस्को ने स्टडी कंडक्ट की थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वो स्टडी पब्लिश की थी और उसमें उन्होंने बताया कि फेक न्यूज़ डेमोक्रेसीज़ के लिए दुनिया में सबसे बड़ा इस टाइम खतरा है। फेक न्यूज़ से ये होता है कि सबसे जो इसका बड़ी चीज़ वो करते हैं ना, वो मैनिपुलेशन करते हैं, ब्रेन मैनिपुलेशन करते हैं, उससे राय आमा तश्कील दी जाती है। ख़ास तरह की झूठी खबरें जारी करने के बाद उससे फिर आपके मुल्क के बारे में, आपके किसी इदारे के बारे में, आपकी किसी शख्सियत के बारे में एक मनफ़ी इमेज उजागर किया जाता है और फिर जो पब्लिक ओपिनियन है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है और फिर जो लोगों की राय पैदा होती है या राय बनती है। ज़ाहिर है आप जो राय बनाते हैं उसका प्रोसेस तो ये होता है ना कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को देख के आप कोई राय अपनी सोचते हैं। तो ये उसको इन्फ्लुएंस करती है फेक न्यूज़। तो बजाय इसके कि आप एक दुरुस्त खबर के ऊपर अपनी राय कायम करें, आप एक फेक न्यूज़ पे करते हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले तक ये एक फेक न्यूज़ फैलाते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, पाकिस्तान का जो है इकॉनमी जो है वो बड़े बुरे हालात में जा रही है। अब एक तरफ तो इकॉनमी की असल फिर हर कंडीशन बार थी और ये एक हुकूमत फेक स्ट्रगल न्यूज़ कर उड़ती है कि जी इस बार IMF जो है पाकिस्तान को अगली इंस्टॉलमेंट नहीं जी, देगा, जी, 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 बहुत सारी हैं, डिफॉल्ट बहुत कर सारी जाएगा फेक न्यूज़ है। पाकिस्तान। मतलब चाहे मैं तो एक एग्ज़ाम्पल उठाया था कि जैसे कहते थे कि जी इकॉनमी डिस्टेबलाइज़ हो गया पाकिस्तान अभी, तो ज़ाहिर है इन्वेस्टर जो है वो शेकन हो जाएगा ना, अब हर तरफ से आ रही है और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो उससे एक तो ये है कि मैनिपुलेशन करते हैं और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है ना, ये मेजर वेक्टर्स होते हैं इसके जो फैलाते हैं इनको और उन पे अनफॉर्च्यूनेटली हमारी गवर्नमेंट का कोई ऐसा कह लें कि वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। वो उन पे पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो वो अनचेक्ड जाती हैं। आप एक प्रोग्राम कर रही हैं, आपके एक प्रोड्यूसर होंगे, आप पे कोई एडिटोरियल चेक होगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम ऑन एयर जाता है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफ़ॉर्म हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे तो ये होता है कि कोई चेक ही नहीं है। और अब ये जो डिजिटल दहशतगर्दी शुरू हो गई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ना, ये एक बड़ा स्पेसिफिक टूल है। हमें ये समझना होगा, ये एक पैराडाइम है जिसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो ये आर्मी चीफ भी कहते हैं और वो हालिया जितनी भी उनकी तकरीरें हैं, आप उठाकर देख लीजिए, उसमें उन्होंने डिजिटल टेररिज्म की बात की है। तो हमें सोचना चाहिए कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड पैराडाइम है, ये क्यों आया है? इसमें देखिए पाकिस्तान एक बड़े मतलब अगर आप ज्योग्राफियाई लिहाज से देखेंगे या आप स्ट्रेटजिकली देखेंगे या आप जिस तरह भी देखेंगे, एक रीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। जी। पाकिस्तान एक वाहिद एटमी सलाहियत रखने वाला मुल्क है।
अब देखें कि इज़राइल जो है उसने अपने इर्द-गिर्द जितने भी मुसलमान मुल्क थे, जो थोड़े से भी बेहतर थे, उन सबको तबाह कर दिया है। किसी को एक तरीके से किया है, किसी को दूसरे तरीके से किया है, उन सबको। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इज़राइल को हर तरह का जवाब देने की सलाहियत रखता है और ये खौफ है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इंडिया को हर तरह का जवाब देने की सलाहियत बिल्कुल। रखता है। तो वो जो आप डिजिटल टेररिज्म कह रहे हैं ना, देखें ये जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट, मैं इसको कहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी अब सरहद से ज़्यादा वो जो जिसे कहते हैं ना कि विद इन आपकी जो कंट्री के अंदर है, जिसे वो कहते थे जी। ना कि मुझे खौफ आतिश गुल से है, कहीं वो चमन को जला न दे। ठीक है ना? मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। तो बाहर से अब ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर उन्होंने ऐसे अनासर को गोद लिया है, जो कि इस मुल्क में एक ख़ास तरह की मिसइन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं और फिर उस फ़ेक न्यूज़ से लोगों का जो एतबार है अपने इदारों के बारे में, सिक्योरिटी इदारों के बारे में, फ़ोर्सेस के बारे में वो टूट जाता है। उनकी ओपिनियन उनके बारे में नेगेटिव हो जाती है। और क्योंकि फ़ेक न्यूज़ उसकी उसके एक पीछे जो क्या थी बड़ी कि वजह है ना वो ये है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है शहजाद साहब, उसका जो है वो ब्रेन वॉश किया गया। अभी ब्रेक से पहले संदेला साहब से भी हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से हमारी नौजवान नस्ल का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये अभी 9 मई का सानिया की आप डिस्कस कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो एक बैड इमेज क्रिएट करने के लिए पूरी दुनिया में वो ये प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया। क्या समझते हैं आप कि हम अपनी ये जो नौजवान नस्ल है जिसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किस तरह से हम उनको जो है राह रास्त पे ला देखिए सकते हैं? जो दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ना, ये उनके लिए भी एक मसला है। बस सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के लिए मसला है, दुनिया भर में सबसे बड़ा इश्यू इस टाइम डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और ये चीज़ें हैं। और ये जो मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, ज़ाहिर है हम सारे बिलीव करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, ये हमारे फंडामेंटल बिलीव्स हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इनको इंश्योर करता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके ऊपर कोई चेक नहीं है। इनके ऊपर कोई मतलब जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई भी कैमरा और फ़ोन उठाता है और वो जर्नलिस्ट या वो बन जाता है। तो एक दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ अब 2.5 करोड़ बच्चा हमारे यहाँ स्कूल नहीं जाता। लिटरेसी रेट बहुत ही लो है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी ठीक नहीं है। तो जो डिजिटल मीडिया से रिलेटेड एजुकेशन होती है जिसे आप कहते हैं मीडिया लिटरेसी, वो नहीं है हमारे मुल्क में। अब आपके मुल्क में एक आम नौजवान, एक आम बच्चा जो कि अभी ज़हनी तौर पे पुख्ता नहीं है, उसको पता नहीं है कि क्रेडिबल सोर्सेज़ क्या होते हैं और डिस्क्रेडिबल सोर्सेज़ क्या होते हैं। जो जी। न्यूज़ आ रही है उसका सोर्स कैसे चेक करना है, कौन-सा सोर्स यही शहजाद साहब मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले का हल क्या है? फैक्ट चेक्स जो हैं वो किस तरह से हो सकते हैं? क्या इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप? देखिए, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो ये होगा ना कि आपको चेक एंड बैलेंस क्रिएट करना है और चेक एंड बैलेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास दुनिया भर में जो ममालिक बड़े मतलब जो एडवांस ममालिक हैं, जहाँ से ये सोशल मीडिया आया है उनको देखना होगा कि उन्होंने इसके ऊपर क्या कानून साज़ी की है। आप अगर कहेंगी मैं आपको एक-एक मुल्क का बता सकता हूँ। जर्मनी ने कैसे कानून साज़ी की है, यूरोपीय यूनियन ने क्या किया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद क्या आपको फ्रेमवर्क्स दिए हैं जिनके अंदर आपका ने कवानीन बनाने हैं। टर्की है हमारा, उन्होंने क्या किया है, इंडिया ने क्या किया है, चाइना ने क्या किया है, मतलब आप किसी भी मुल्क की एग्ज़ाम्पल लेकर उसमें देख सकते हैं और उसके बड़े हवाले से उन्होंने कवानीन बनाए हैं। डेफमेशन लॉज़ हैं, फिर जैसे यूरोपीय यूनियन जो है ना, उन्होंने एक एक उनका है कोड ऑफ प्रैक्टिस उसको कहते हैं ऑन डिसइन्फॉर्मेशन, वो उन्होंने बनाया हुआ है। फिर डिजिटल सर्विस एक्ट है, ये भी ईयू का है और इनमें उन्होंने उन प्लेटफ़ॉर्म पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्विटर है या फ़ेसबुक है या यूट्यूब है, कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके ऊपर हम हेवी फाइन करेंगे अगर वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन फ़ेक न्यूज़ अपने प्लेटफ़ॉर्म से देते हैं। जर्मनी का जो है उनका जो है वो एक बड़ा फ़ेमस जिसे कहते हैं लॉ है जिसे नेटवर्क एनफोर्समेंट एक्ट कहते हैं। वो उन्होंने बनाया और उसमें 50 मिलियन यूरो तक जो है जुर्माना है। उसके अलावा जो है हर मुल्क ने आप किसी भी मुल्क का लेंगे उसमें उन्होंने
रेगुलेशंस बनाई हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, चेक्स बनाए हैं, वो जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर भी चेक बनाए हैं, जैसे टर्की ने 2022 में एक लॉ बनाया था, या जी। फिर जो है उसके लिए बनाया, डेफमेशंस के लॉ भी बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट से रिलेटेड तो खबरों के ऊपर चलिए आप वो करते हैं, लेकिन आप जैसे बैठी हैं, आपके बारे में मैं कोई एक फेक न्यूज़ दे दूँ या कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी डेफमेशनल है, आपकी कोई ऐसी पिक्चर मैं डाल दूँ, तो एक फ्रेमवर्क्स होने चाहिए। मेरी आज भी बात हो रही थी एक गवर्नमेंट की शख्सियत, उनके बारे में आज एक फेक न्यूज़ चल रही है इस वक़्त भी, और उस पे मेरी आज उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि अनफॉर्च्यूनेटली कोई ऐसा लॉ नहीं है इस वक़्त मुल्क में जिसके तहत उनको पकड़ा जा सके। देखिए, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। हुँ। आपका कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, वो डेटा कलेक्ट करता है। वो जो डेटा है, उससे फिर साइकोग्राफिक इन्फॉर्मेशन निकलती है। साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग ये होती है कि आपका फिर माइक्रो टारगेटिंग की जाती है, कि आप मुझे एक एरिया दे दें, उसका मैं बच्चों का पूरा एक साइकोलॉजिकल कह लें उनका एक साइकोमेट्रिक प्रोफाइल बना दूँगा कि यार इन बच्चों को अगर इतनी दफ़ा फ़लाँ तरह की बात लिखो, ये बच्चे मुश्तिल होके हमला कर देंगे। दिस इज़ दैट सिंपल। ये अच्छा शहज़ाद मैथमेटिकल साहब, इसका एल्गोरिदम्स। क्या रीज़न है कि लोगों को हमेशा नेगेटिव चीज़ ही जो है वो क्यों अपील करती है? क्या वो भी ऐसे लोग क्या नॉर्मल होते हैं जिनको हमेशा नेगेटिव चीज़ ही अपील करती है? नहीं देखिए, ये जो जितना भी कुछ बना हुआ है ना, इसके पीछे थ्योरीज़ होती हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ होती हैं। हुँ। एक रेवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, वो ये बात बताती है कि देखिए इंसान या कोई भी जानदार जब वो पैदा होता है ना, तो उसमें एक जिबिल्लत होती है। एक जिबिल्लत ये होती है कि उसे अपने आप को बचाना होता है। आप समझिए मेरी बात? अब जब जी। आपने अपने आप को बचाना है, सेव करना है, तो फिर आपको एक अलर्ट होना पड़ता होगा। देखिए कुछ जानवर हैं, आपने देखा होगा, वो जो बड़ा खड़े होकर देखते हैं, हल्की-सी आहट हो वो भाग जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में ये बात आप में ना इनबिल्ट है, आपके अंदर है, आपकी नफ्सियात के अंदर ये एम्बेडेड है कि कोई भी खतरे का एहसास आपने आपने अलर्ट होना होता है। ये जो नेगेटिव न्यूज़ होती हैं, बेसिकली ये ह्यूमन साइकी का हिस्सा है कि इंसान ने अपना आप बचाना होता है, तो वो नेगेटिव न्यूज़ से उसको लगता है कि वो फिर अलर्टनेस जो है ना, वो उससे ये उसका रिलेटेड होता है। दैट्स व्हाई ये जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स बनाने वाले हैं, उन्होंने ये देखा कि जो नेगेटिव न्यूज़ होती हैं, उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। और वो अट्रैक्शन इसी वजह से ज़्यादा होती है कि उस वो मतलब ज़ाहिर है इंसान को पता नहीं होता, लेकिन उसके पीछे सर्वाइवल होता है ना, आपने फाइट एंड फ्लाइट करना है कि अगर अगर कोई खतरा है तो मैं भाग जाऊँ या कुछ कर लूँ या वो कर लूँ। तो उस वजह से फिर वो इंसान की ये नफ्सियाती ज़रूरत होती है कि आप ऐसी चीज़ों से जिससे आपको लगे कि आपको कोई खतरा हो सकता है, आप उसको वो करें। ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ऐसे लोग यही तो करते हैं कि इंसान के अंदर जो फ़ियर होता है, उसको इन्वोक करते हैं। ठीक है ना? ये मुल्क डूब जाएगा, अभी भी नहीं उठोगे तो फिर तो फलां हो जाएगा। ये जो आपने वो कहा था वो जो 9th मई था, उस दिन कहा इन्होंने कि उसको उसके ज़ख्मों पे मतलब स्टिक्स मारे, एक फ़ियर का फैक्टर इन्वोक किया। और फ़ियर का फिर ये भी है ना कि जब शहजाद साहब कि जो आपकी नेगेटिव न्यूज़ होती है, जैसे अभी आप भी बात कर रहे हैं, उसमें क्रिस्प ज़्यादा होता है, मसाला ज़्यादा होता है, उसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो हमें डॉलर ज़्यादा आते हैं, तो लोगों को ये भी एक लालच होता है कि कोई इशू नहीं है, किसी की इज्जत पे कोई मसला आ रहा है तो आए, किसी की इज्जत उछाली जा रही है तो जाए, हमें कोई मसला नहीं है, चाहे फेक न्यूज़ है लेकिन हमें डॉलर्स आने चाहिए। तो ये भी आप क्या समझते हैं, एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका भी? देखिए, वो इसको मैं कहता होता हूँ कि मोनेटाइज़ेशन मैनिपुलेशन है ना, जो इस वक़्त कुछ सोर्सेज़ कर रही हैं। देखिए, फ़ेक न्यूज़ मुख्तलिफ़ या नेगेटिव न्यूज़ जिसे आप कह रही थी, वो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ रीज़न से अट्रैक्ट होते हैं। एक हुँ। इंडिविजुअल अट्रैक्ट होता है, अपने सर्वाइवल की जो नीड है ना, मतलब बेसिकली तो देखिए ना कि आपको नफ्सियाती तौर पे मैनिपुलेशन इसी को कहते हैं ना कि आपकी जो नफ्सियाती कमज़ोरियाँ, उसको ये मैनिपुलेट करते हैं। अब उसके बाद ये होता है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो उनके जो एल्गोरिदम्स हैं, वो देखते हैं कि क्लिक्स किस पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखते हैं यार ये जो नेगेटिव चीज़ है, इसके ऊपर क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो नेगेटिव खबरें आपके इर्द-गिर्द जो सर्च बबल बनता है, वो लगाने लग पड़ते हैं। देखिए, इस तरह मैकेनिज़्म काम करता है। और हुँ। जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं, वो ये करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं जिससे खौफ पैदा हो, और खौफ पैदा हो के लोगों में एक क्यास हो, और क्यास की वज़ह से एक बेचैनी पैदा हो, और बेचैनी की वज़ह से डिस्टेबलाइज़ेशन आए। तो ये एक बड़ा साइंटिफिक फिनोमेना है। मतलब ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती कि किसी ने उठ के कर दी। और उसमें जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, फिर ये जो मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बड़े फ़ेमस यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ज़ाती तौर पे मुझे बताया कि यार अगर हम
ये ना करें तो हमें तो कोई सुनेगा ही नहीं, हमें तो पैसे आते हैं। यहाँ बिल्कुल। पर ऐसे भी हैं जिनको 6-6 करोड़ महीने का मिल रहा है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ। अब अगर मुझे लाख 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ महीने का मिल रहा है, तो मेरी बिलास है कि मैं झूठ बोलता हूँ या मुल्क की क्या चीज़ नुकसान में होती है, मैंने तो अपनी इकॉनमी देखनी है। ठीक है हुँ। ना? और वो चीज़ जो बिक रही है, चाहे वो जैसी भी है, मैंने तो बेचनी है। मैंने अपना मंजन बेचना है, चाहे उसकी वो कहते हैं ना अपनी एक बोटी के लिए गाय ज़िबा कर देनी है। तो मुल्क अच्छा की और शहज़ाद वो साहब, अगर यही चीज़ें इसी तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा अगर वहाँ पे, जैसे आप डेनमार्क से आप रहते हैं, वहाँ पे आप ने एक अपना ज़िंदगी का हिस्सा गुज़ारा है, तो अगर वहाँ पे ये चीज़ें हों, वहाँ पे कोई यूट्यूबर सो कॉल्ड या सो कॉल्ड कोई एनालिस्ट या कोई एंकर अगर इस तरह की कोई भी फेक न्यूज़ वायरल करता है या किसी के भी बारे में बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, तो वहाँ पे लॉज़ क्या कहते हैं और उन लॉज़ के मुताबिक क्या सज़ा जो है वो सुनाई जाती है? देखिए मैंने आपको बताया अभी मैंने ईयू के लॉज़ आपको बताए थे। आपको डेनमार्क पे मैं आता हूँ, आपको पता है ना पाकिस्तान के टीवी चैनल्स 25 केस यूके में हारे हैं। हुँ। 25 केस हमारे न्यूज़ चैनल्स पाकिस्तान के और जर्नलिस्ट ये हारे हैं यूके में और उन्होंने पैसे भी दिए हैं। नासिर भट्ट साहब के साथ बहुत सारे केस ये हारे हैं। फिर उससे उन्होंने माफ़ी भी माँगी है और पैसे भी दिए हैं। ये मैं यूके की बात कर रहा हूँ। यहाँ हुँ। डेनमार्क में एक बड़ा फ़ेमस मैगज़ीन था। उन्होंने सिर्फ़ इतना किया कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ले ली किसी की और छाप दी। ठीक है? अच्छा। वो अनऑथराइज़्ड थी। उसके बाद उनके ऊपर यहाँ का पन मतलब 15 मिलियन क्रोन जो काफ़ी बड़े मतलब कई अच्छा। करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, वो फाइन हुआ। वो 7 साल के लिए जेल में गए, 7 साल के लिए। वो जेल में गए और वो मैगज़ीन बंद करना पड़ गया। ब्रिटेन में अभी जब ये जो हालिया पब्लिक डिसऑर्डर हुआ, वो जो फ़सादात फैले, जो फ़ेक न्यूज़ से फैले थे और वो फ़ेक न्यूज़ आपके लाहौर से जनरेट हुई थी, जिसपे मसाजिद पे और उन पर हमले हुए। उसके बाद आपने देखा कि एक-एक फ़ेसबुक कमेंट के ऊपर उन्होंने 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल की सज़ाएँ दी 3 अच्छा, लोगों ने। ओवरऑल अगर हम शहज़ाद साहब बात करें तो इस तरह की बहुत सी ऐप्स हैं, बहुत सी गेम्स हैं इस तरह की जिसमें बच्चे जो हैं पूरा-पूरा दिन अपना गुज़ार देते हैं। इसमें नो डाउट पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी देखें कि बच्चा मोबाइल पे क्या यूज़ कर रहा है, किन चीज़ों को देख रहा है। ना कि सिर्फ़ वो कहते हैं ना वक़्ती तौर पर अपना पीछा छुड़वाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे दें और कहें जी जाओ करो जो करना है, मुझे मेरा काम करने दो। तो ये भी थोड़ा-सा पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो बच्चे पूरा-पूरा दिन एक ही गेम्स या एक ही ऐप्स को यूज़ करते रहते हैं, उस हवाले से किस तरह से हम बच्चों को रोक सकते हैं या किस तरह से जो है वो इन चीज़ों से निकल सकते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और जो अगर वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, जो रिकमेंडेड टाइम है छोटे बच्चों के लिए आधा घंटा है स्क्रीन टाइम। आधे घंटे से ज़्यादा अगर आपका बच्चा मोबाइल देखता है या स्क्रीन पर होता है, तो वो उसके लिए, उसकी नफ़सियाती सेहत के लिए हार्मफुल है। क्या समझते हैं आप कि इन ऐप्स का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, जैसे आपने कहा कि पूरे दिन में एक हाफ़ एन आवर होना चाहिए बच्चों का, जिसमें वो गेम्स खेलें या ऐप्स इस्तेमाल करें। तो अगर हम इस डेफ़िनेटली छोटे-छोटे बच्चे भी आजकल इससे बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम अपना यूटिलाइज़ करते हैं इन चीज़ों में। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है जो आजकल हमारी नौजवान नस्ल में बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है और जो उनके अंदर एग्रेसिवनेस आ रही है, क्या ये भी एक बड़ी वजह है इस चीज़ की? जनरेशन ज़ी है ना मतलब जेन जिसको कहते हैं जनरेशन जेन कहते हैं। इस जनरेशन का जो सबसे बड़ा मसला अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके छोटे बहन-भाई आपने देखा होगा अटेंशन स्पैन डेफ़िसिट आ गया है बच्चों में। ठीक है ना? क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ हैं, शॉर्ट चीज़ें हैं, देख-देख के बच्चे कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर सकते, उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, उनकी एजुकेशनल प्रोग्रेस नीचे चली जाती है। हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वो आ जाता है, सेल्फ एस्टीम उनकी लो हो जाती है। जब वो कंपैरिज़न करते हैं, उसके पास क्या है, मेरे पास नहीं है, वो ऐसे बिहेव और फिर लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो लालच में आ सकते हैं अपनी वो कुछ नीड्स पूरी करने के तो मतलब इसके लातादाद जो है ना आपकी शख्सियत में एक ऐसा बिगाड़ पैदा हो जाता है। अब जब अटेंशन स्पैन कम हो गया है, वो बच्चा आपका क्या पढ़ेगा? मतलब वो तवज्जो ही नहीं दे सकेगा किसी चीज़ की, वो थोड़ी सही। देर में वो बोर हो सही, जाएगा, वो सही। बोर हो जाएगा। प्रोग्राम के एंड में शहज़ाद साहब क्या आप कहना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले के से जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारे सोशल मीडिया के, किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं? देखिए सबसे पहले डिजिटल लिटरेसी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है? गवर्नमेंट को स्कूलों में हर जगह पर
डिजिटल लिटरेसी का बंदोबस्त करना चाहिए, जिसमें इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव वो हैं फेक न्यूज़ के हवाले से, वो सोर्सेज वगैरह ये वो मतलब उनको पता हो इसका सारा, कि जो प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके हार्म्स हैं। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये कि इफेक्टिव लॉज होने चाहिए। हम सब कुछ जो पेरेंट्स हैं उन्हें खुद अपने बच्चों पे एक चेक रखना चाहिए, उन्हें खास उससे ज़्यादा टाइम पे स्क्रीन पे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आज के दौर में ये कंट्रोल करना पेरेंट्स के लिए इतना आसान नहीं होता। आप घर में कंट्रोल कर लेंगे, बाहर दोस्तों में वो जाके देख लेंगे, बाहर दोस्तों में कंट्रोल करेंगे, वो स्कूल में देख लेंगे। तो मतलब और तो उस हवाले से फिर ये है कि गवर्नमेंट को ऐसे इफेक्टिव रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि जो इस तरह के हार्मफुल कंटेंट है, जिसमें तशद्दुद भी है, जिसमें जिनसी नौइयत की चीज़ें हैं, जिसमें और वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, वो बच्चे वो ना देख सकें। तो लॉज़ बड़े ज़रूरी हैं, तो लॉ भी बनने चाहिए। और लॉ जो है वो मतलब सिर्फ़ पाबंदी मैं ये नहीं कहता कि आप इनको मुकम्मल बंद कर दें, होना चाहिए लेकिन उसपे इस तरह हो कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना आए जो कि आपकी नौजवान नस्ल के लिए, आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इस मुल्क के लिए जो है वो मसाइल पैदा करे। अभी तो बहुत लेवल पर मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो एजुकेशन, पेरेंटल कंट्रोल प्लस इफेक्टिव लॉ, ये 3 चीज़ें जब होंगी और 4th ये है कि जो वो जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके लिए भी लॉ बनाएँ कि वो क्या चीज़ें पाकिस्तान जैसे मुल्क में दिखा सकते हैं, क्या नहीं। देखिए हम एक बहुत बड़ा मार्केट है। हम दुनिया में 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल रखने वाला मुल्क है और शायद इसी तरह बाकियों में भी हम बड़े ऊपर हैं। तो इतने बड़े मुल्क में यूट्यूब का ऑफिस ही नहीं है, ठीक है ना? अब टर्की ने तो कहा कि जिसके 10 मिलियन से ऊपर कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जिसमें 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्हें दफ़्तर तुर्की में बनाना पड़ेगा ताकि वो उनके लॉ को फ़ॉलो करें। जब वो आपके मुल्क में नहीं, वो आपका लॉ फ़ॉलो नहीं करते। तो आप उनको भी मजबूर करें कि भई कोई ऐसा कंटेंट जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी, आपके बच्चों की वेल-बीइंग, आपके बच्चों की साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग या आपकी सोसाइटी की वेल-बीइंग के खिलाफ है, उनके हमारी खिलाफ है। नॉर्म्स और हमारे कल्चर को फॉलो ना करें, वो हम कंटेंट जो है वो ऐप्स हम पाकिस्तान में ना होने दें लॉन्च, जहाँ उन पे पाबंदी लगा दें। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का जो ख़ास मकसद था वो यही था कि हमारे नौजवान नस्ल में जो बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, जो हम देखते हैं एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती जा रही है, उसकी एक हमारे एक्सपर्ट जो थे शहजाद साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी वजह बताई कि जो ज़रूरत से ज़्यादा ये सोशल ऐप्स जो हैं उनका जो यूज़ है वो भी जो है हमारी नौजवान नस्ल को इस साइड पे ले जाता है। इसमें जो रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो पेरेंट्स का रहता है कि आप बच्चों पे ऐसा चेक एंड बैलेंस रखें, सिर्फ अपने काम करने के लिए और थोड़ी देर के लिए बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए ये ना कहें कि जी ये पकड़े मोबाइल और जाएँ जो मर्ज़ी करें। बच्चों के लिए और बहुत सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे हम बचपन में बहुत सी एक्टिविटीज़ करते थे, हम खेल कूद में अपने जो है वो दिल लगाते थे, इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे। तो बच्चों को उन चीज़ों में जो है स्विमिंग हो गई, म्यूज़िक क्लास हो गई, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हम अपने बच्चों को मसरूफ़ रख सकते हैं। और जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको इस चीज़ पे पावर करवाना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो कौन हैं, वो कैसे थे और उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ताकि उनके नक्शे कदम पे हम चलें, ना कि अपने अंदर एग्रेसिवनेस पैदा करें, अपने माँ बाप से भी बदतमीज़ी करें, सोशल मीडिया पे भी बदतमीज़ी करें और हम अपनी तहज़ीब को जो है वो भूल जाएं। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।